नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 4 अप्रैल को ये रास्ते रहेंगे बंद। सरहुल पर्व को लेकर रांची के ट्रैफिक पुलिस का क्या है गाइडलाइंस, आइए जान लेते हैं। झारखंड की राजधानी रांची में सरहुल पर्व की तैयारी जोरों पर है। बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से 2 साल तक सरहुल की शोभा यात्रा कोरोना की भेंट चढ़ चुका था, लेकिन इस बार 4 अप्रैल को प्राकृतिक पूजा का यह पर्व सरहुल धूमधाम से मनाया जाएगा और इस मौके पर शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। झारखंड सरकार ने इसकी इजाजत भी दे दी है, लिहाजा पुलिस प्रशासन हर मुमकिन कोशिश में जुटा है। ऐसे में राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था में कई बदलाव किए गए हैं। साल 2022 के सरहुल पर्व को देखते हुए 3 अप्रैल यानी कि आज रात्रि से ही शहर में भारी वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। वहीं रांची के मेन रोड में 4 अप्रैल को दोपहर 1 बजे के बाद किसी भी तरह के वाहनों के आवागमन पर पूरी तरह से रोक रहेगा। आप सबको बता दें कि सरहुल पर्व के मौके पर शोभा यात्रा निकालने की काफी पुरानी परंपरा रही है। आदिवासी समाज के लोग नाचते गाते हुए इस शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। इस दौरान रांची के सड़कों पर जनसैलाब उमड़ता है। हालांकि इस वर्ष राज्य सरकार के द्वारा शोभा यात्रा में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को सीमित रखा गया है। साथ ही समय सीमा के साथ गाइडलाइन भी निर्धारित की गई है। इस दौरान प्रशासन काफी मुस्तैद रहेंगे। झारखंड पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। ओबीसी आरक्षण पर क्या लिया गया फैसला, आइए जान लेते हैं। झारखंड के पंचायती राज विभाग ने पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के पद आरक्षित नहीं रहेगा और उसे अनारक्षित के रूप में मानते हुए चुनाव कराया जाएगा। वहीं महिला एवं अन्य लोगों का आरक्षण यथावत जारी रहेगा। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के प्रावधानों और झारखंड पंचायत राज निर्वाचन नियमावली 2001 की धारा 16 के आलोक में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत निर्वाचन में आरक्षित पद अधिसूचित किए जाते हैं। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश पारित किया गया है। झारखंड निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के कार्यक्रम प्रेषित करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मालूम हो कि आरक्षण संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश और निर्वाचन आयोग के अनुरोध के आलोक में राज्य सरकार के पास विचाराधीन था, जिसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया कि जिला दंडाधिकारी द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 के गजट में अधिसूचित अन्य पिछड़े वर्गों के लिए यथावत रूप में जिसके लिए जो पद अधिसूचित हो उसे खुली श्रेणी में सीटों के रूप में मानते हुए त्रिस्तरीय आम निर्वाचन में नाम निर्देशन से लेकर सभी निर्वाचन प्रक्रिया की कार्रवाई पूर्ण की जाए। विभाग के इस सूचना के साथ ही ओबीसी आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट हो चुकी है और उसी के अनुसार प्रत्याशी सीटों को लेकर तैयारी शुरू करेंगे। हालांकि पंचायत राज विभाग ने फिलहाल तारीखों की घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इसकी घोषणा भी हो जाएगी। आप सबको बता दो कि मिली जानकारी के अनुसार मई के महीने में चुनाव संपन्न हो सकता है और जून के माह में परिणाम जारी भी हो सकता है। झारखंड में लू का प्रकोप जारी, अभी 2 दिनों तक राहत के आसार नहीं। गढ़वा और पलामू समेत झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग में रविवार को लू का प्रकोप जारी रहा। लोग दिन भर लू के थपेड़ों से झुलसते रहे। इन इलाकों में देर रात तक गर्म हवाएं चलती भी रही। इसमें अभी अगले 2 दिनों तक राहत के आसार नहीं है। इतना ही नहीं, पलामू समेत कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 5 डिग्री तक ज्यादा रहा। मौसम विभाग के अनुसार पलामू प्रमंडल के मेदिनीनगर और गढ़वा के अलावा जमशेदपुर और चाईबासा में भी दिन में गर्म पछुआ हवा के बहाव से लू का प्रकोप जारी रहा। इन इलाकों में 4 और 5 अप्रैल को भी लू के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिक एसएससी मंडल के अनुसार रविवार को मेदिनीनगर का तापमान में थोड़ी कमी आई। यहाँ शनिवार को तापमान सामान्य से 6.1 डिग्री ज्यादा था, जबकि वह रविवार को सामान्य से 4.7 डिग्री मात्र ज्यादा रहा। रांची में तापमान सामान्य से 4.4 डिग्री, जमशेदपुर में 3.5 डिग्री, चाईबासा में 3.3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। इधर जो है साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से संथाल परगना में कुछ जगहों पर आंशिक बादल छाए रहे। 12वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड बनी उपविजेता, हरियाणा से हुई पराजित। 12वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम हॉकी हरियाणा से पराजित होकर उपविजेता बनी।
आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 25 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक आयोजित 12वीं हॉकी राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 में हॉकी झारखंड की टीम का फाइनल मुकाबला हॉकी हरियाणा से हुआ। खेल के दौरान हरियाणा ने झारखंड को 3-0 गोल से पराजित किया। झारखंड टीम को रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। आप सबको बता दूं कि झारखंड की टीम विगत एक दशक से यानी 10 साल से हर वर्ष पदक जीतते आ रही है। इसके तहत वर्ष 2013 में कांस्य पदक जीतने में झारखंड की टीम सफल रही। वहीं 2014 में भी कांस्य पदक, 2015 में रजत पदक, 2016 में कांस्य पदक, 2017 में कांस्य पदक, 2018 में स्वर्ण पदक, 2019 में स्वर्ण पदक, 2021 में रजत और इस साल महिला हॉकी झारखंड की टीम को रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। आप सबको बता दूं कि महिला हॉकी झारखंड की टीम में रेशमी होरो, रोपनी कुमारी, काजल बाड़ा, अंकिता डुंगडुंग, दीप्ति कुल्लू, किरण बाड़ा, महिमा टेटे, दीपिका सोरेंग, रजनी करकेट्टा, प्रमोदनी लकड़ा, निक्की कुल्लू, एलिन डुंगडुंग, एली तिर्की, प्रियंका गुड़िया, मोनिका नाग, पिंकी लकड़ा, अंजलि करकेट्टा और सालोमी कुंडलना थी। वहीं कोच तारनिक कुमारी और मैनेजर करुणा पूर्ति भी है। बोकारो के कसमार में खतियानी महाजुटान में उमड़े लोग बोले 1932 के खतियान के आधार पर करे स्थानीय नीति लागू। बोकारो जिला अंतर्गत कसमार प्रखंड की फुरनी बगियारी स्थित मंगल चंडी मंदिर परिसर में रविवार को झारखंडी भाषा संघर्ष समिति द्वारा खतियानी महाजुटान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कसमार, पेटरवार और जरीडी प्रखंड समेत आसपास के क्षेत्रों से काफी संख्या में खतियानी जुटे। इस दौरान 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, नियोजन नीति और विस्थापन नीति लागू करने की मांग पर जोर दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आंदोलनकारी तीर्थनाथ आकाश ने कहा कि केवल खतियानी ही मूल झारखंडी होने की पहचान है। इसके अलावा कोई भी सर्टिफिकेट झारखंड का मूल निवासी होने को प्रमाणित नहीं कर सकता है। इसलिए हर हाल में सरकार को 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करना ही पड़ेगा। हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ लोबिन हेम्ब्रम ने की रैली। अब झामुमो के शीर्ष नेतृत्व पर निगाहें, झामुमो का झगड़ा है जारी। झारखंड में सत्तारूढ़ दल झामुमो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने रविवार को अपनी घोषणा के मुताबिक बोरियो में रैली कर अपनी ही सरकार की नीतियों की आलोचना की। 1932 के खतियान के आधार पर राज्य की स्थानीय नीति बनाने की मांग को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर हैं। पार्टी नेताओं की अनिच्छा, मनाही और प्रशासन की रोक के बावजूद लोबिन ने यह रैली की। उधर लोबिन की रैली के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के शीर्ष नेतृत्व पर निगाहें टिक गई है। माना जा रहा है कि अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी की ओर से विधायक सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। आप सबको बता दूं कि एक दिन पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता स्टीफन मरांडी ने कहा था कि पार्टी को दोनों पर कार्रवाई करनी चाहिए। दोनों विधायक लगातार अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। आप सबको बता दूं कि लोबिन ने बोरियो में स्थानीयता के मुद्दे पर रैली करने के लिए झामुमो से इजाजत भी नहीं ली है। पार्टी के कई नेताओं ने भी यह स्पष्ट कहा है कि यह लोबिन का निजी कार्यक्रम है। साहिबगंज जिला कमेटी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए निर्देश भी जारी किया है कि वह इस रैली में शामिल न हो। उधर साहिबगंज जिला प्रशासन ने कोरोना की गाइडलाइंस का हवाला देकर रैली के आयोजन पर भी रोक लगा दी थी, लेकिन लोबिन अंत तक रैली और सभा पर अड़े रहे। आप सबको बता दूं कि इधर पार्टी के अध्यक्ष शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन भी अपनी ही सरकार के खिलाफ मुखर है। अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर परोक्ष रूप से उन्होंने कई बार हमला बोला है। इस बार भी राज्यपाल से कहा गया है कि उनके द्वारा की गई भ्रष्टाचार की शिकायतों पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हालांकि आप सबको बता दूं कि पार्टी के भीतर बाहर उनको समर्थन नहीं मिल रहा है। आप सबको मालूम होना चाहिए कि शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन फिलहाल राज्य के बाहर हैं। सोमवार को वापस लौटने पर पार्टी के वरिष्ठ नेता उन्हें मामले की जानकारी देंगे। पीएलएफआई का एरिया कमांडर कर्मा उरांव खुट्टी के नगड़ा जंगल से गिरफ्तार, मिलेगी कई अहम जानकारी। नक्सली संगठन पीएलएफआई के एरिया कमांडर कर्मा उरांव को खुट्टी पुलिस ने जड़ियागढ़ थाना क्षेत्र के नगड़ा जंगल से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से एक पिस्टल, 2 गोली, पीएलएफआई का चंदा रसीद और 5 मोबाइल फोन बरामद किया है। इस बात की जानकारी एसपी आशुतोष शेखर ने पत्रकारों को दी। एसपी श्री शेखर ने बताया कि खुट्टी के जड़ियागढ़ और लाफुंग थाना क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्र स्थित नगड़ा जंगल में नक्सली संगठन पीएलएफआई का एक दस्ते के सक्रिय होने की सूचना मिली थी। वे किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। सूचना के आधार पर एएसपी अभियान रमेश कुमार के नेतृत्व में जिला पुलिस बल, रेंज क्यूएटी, सीआरपीएफ, झारखंड जगुरवार, सीआरपीएफ 94 बटालियन की संयुक्त टीम गठित कर छापामारी किया गया, जिसमें कर्मा उरांव को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार नक्सली के खिलाफ कर्रा, लाफुंग, कमडारा, हटिया और जड़ियागढ़ थाना में
44 मामले दर्ज हैं। पूर्व में भी जेल जा चुका है। लगभग 1 साल पूर्व जेल से बाहर आया था। इसके बाद वह फिर से PLR-5 में सक्रिय हो गया था। इस दौरान उन्होंने कई घटना को भी अंजाम दिया। पलामू के मजदूर किसान कॉलेज में चोरी का सामान रांची से बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। पलामू पुलिस ने पांकी के डंडार कला स्थित मजदूर किसान कॉलेज में कंप्यूटर सेट की चोरी मामले का खुलासा किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं रांची जिला के रुदियाडीह से चोरी के सामान को भी बरामद कर लिया गया। इस बात की जानकारी SP चंदन सिन्हा ने पत्रकारों को दी। पलामू SP श्री सिन्हा ने बताया कि 15 मार्च की रात डंडार कला स्थित मजदूर किसान कॉलेज के कंप्यूटर लैब से अज्ञात चोरों ने 12 कंप्यूटर सेट, 1 जेरॉक्स मशीन, 2 प्रिंटर एवं CCTV कैमरे की चोरी कर लिया था। इस मामले में 16 मार्च को कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा लिखित आवेदन पर मामला दर्ज किया गया था। मामला दर्ज होने के बाद चोरी की घटना का उद्भेदन के लिए टीम गठित की गई थी। अनुसंधान के क्रम में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक युवक कंप्यूटर बेचना चाह रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने कंप्यूटर बेचने वाले युवक नीतीश कुमार रंजन को पकड़ा। पुलिस ने जब नीतीश से कंप्यूटर के बारे में कड़ाई से पूछताछ किया तो वह चोरी की पूरी घटना के बारे में बता दिया। पुलिस ने नीतीश की निशानदेही पर पाटन थाना क्षेत्र के प्रमोद कुमार और लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के जामुनडीह के मुकेश कुमार को गिरफ्तार किया। गोड्डा में झारखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन का गठन। झारखंड राज्य कर्मचारी आंगनबाड़ी यूनियन के गठन रविवार को एटक कार्यालय ललमटिया में किया गया। पुष्पा लता सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद इसकी घोषणा की गई। संरक्षक के रूप में यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन के एरिया सचिव रामजीत शाह ने बताया कि 15 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। अध्यक्ष के रूप में पुष्पा लता सोरेन, उपाध्यक्ष मीना हंसदा, सचिव निहारिका कुमारी, उप सचिव तेरेसा सोरेन, कोषाध्यक्ष पिंकी कुमारी, सहायक कोषाध्यक्ष रीता कुमारी, संगठन मंत्री तलामाई टुडू एवं सुमित्रा देवी को चुना गया है। बैठक में सर्वसम्मति से कमेटी के गठन होने के बाद कमेटी के अध्यक्ष पुष्पा लता सोरेन ने आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को नई कमेटी गठन के लिए धन्यवाद दिए एवं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका समस्याओं के बारे में जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि बाल विकास परियोजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन दशकों से किया जा रहा है। इसमें क्षेत्र के कुपोषित, बाल विकास, गर्भवती माता, धात्री माताओं, किशोरियों की देखभाल के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इतना ही नहीं, आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को विभिन्न प्रकार के सरकारी कार्यक्रमों में जोड़कर उन्हें कई तरह के कार्यों के लिए भी दिया जाता है। सेविका से बड़े बड़े कार्य भी कराए जाते हैं, लेकिन उनका मानदेय बढ़ोतरी पर सरकार गंभीर नहीं है। सेविका और सहायिकाओं को सरकार सफेद हाथी का दर्जा देते हैं, जबकि सभी प्रकार के कार्यक्रमों में सेविका और सहायिकाओं को कार्य के लिए लगाया जाता है। सरकार की इस दोहरी नीति का सेविका सहायिकाओं ने उन्हें घोर निंदा की है। सेविकाओं ने सरकार से मांग की है कि सेविका और सहायिका को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। तत्काल सेविका सहायिका का मानदेय 20,000 से अधिक किया जाए। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।